तो आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं हूं आप सभी का वैद्य ध्रुवांचल, या आप यूँ कह सकते हो एक अपकमिंग आयुर्वेदाचार्य। तो आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी विद मी स्लैश अ डे इन माई लाइफ एपिसोड नंबर 3। तो आज बहुत ही एक अच्छा सा मौसम है, साथ ही में एक बहुत ही अच्छा सा दिन है और सामने जो सनराइज़ है वो बहुत ही मस्त, बहुत ही मज़ेदार है। लेट्स एंजॉय द डे एंड स्टडिंग एज वेल। जहाँ आज एक सुबह मेरा कॉलेज लग रहा है और मैं यहाँ घर बैठा दातुन काटने की कोशिश कर रहा हूँ। निकले वाले छात्रों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। चलिए आज आपको थोड़ा सा दातुन के बारे में बताते हैं। ये जो है हमारे सामने नीम का पेड़ है और इसको, ये जो है मेरे घर के सामने, इसको मैं यूज़ करता हूँ ताकि मैं दातुन का प्रयोग कर सकूँ। आचार्य चरक ने कुछ दातुनों का वर्णन करा है कि करौंच, पनेर, अर्क, मालती, अर्जुन, असन, इन सभी दातुनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा महर्षि वाग्भट ने अपने दिनचर्या अध्याय के अंदर कहा है अर्क नग्रोध खदीर करौच गुभादियम प्रात्र भुक्त्वा च मृद्वक्रम कषाय कटुतिक्तकम, यानी कि अर्क, नग्रोध, खदीर, करौंच एवं ककुभ, इन सभी 5 दातुनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कषाय कटुतिक्त रस युक्त जो हमारे वृक्ष होते हैं, इन सभी वृक्षों का प्रयोग हम दंत धावन के अंदर कर सकते हैं। यार आई डोंट नो यार, आपको ये कुत्ता दिख रहा है कि नहीं? ये कुत्ता मेरी बहुत जान खाता है, बहुत भौंकता है ये कुत्ता। जो हो गया सो हो गया, कैसे भी करके इसको यहाँ से बाहर निकालो। पहले इस पागल को बोले इसे ठीक करके बाहर ले जाए। किसको बोला पागल? कौन पागल? मैं पागल। किसको बोला पागल? नहीं मैं पागल। मैं पागल। अरे भाई पागल ना। हाँ, अगर आपको ये दातुन करते करते कुत्ते की आवाज़ आई तो भाई एडजस्ट कर लें थोड़ा सा। तो बहुत से लोग ना ऐसे पत्तों के साथ ही दातुन करने लग जाते हैं ताकि वो कूल दिखें। उन्हें दातुन करते हुए दिखाना है कि भाई हम दातुन कर रहे हैं, कूल दिख रहे हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान के अंदर जो है दूसरा अध्याय है जो कि दिनचर्या के बारे में बताता है, एंड उसके तीसरे श्लोक के अंदर बताया है कनीन्य घ्रसम स्थौल्यम प्रगुणम द्वादश अंगुलम, यानी कि तीसरा श्लोक है, यानी कि हमारे जो अपना दातुन है उसकी जो मोटाई है वह हमारी कनिष्ठिका अंगुली, यानी कि चीची अंगुली, हम पंजाबी में हम इसे चीची अंगुली कहते हैं। तो कनिष्ठिका अंगुली या चीची अंगुली की जो अग्रभाग होता है उसकी मोटाई होनी चाहिए उतनी, और द्वादश अंगुलम यानी कि 12 अंगुल, हमारी 12 अंगुल जितनी जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए। यानी कि समझ रहे हो कितनी डिटेलिंग है आयुर्वेद के अंदर। उसके अंदर ये भी बताया जाता है कि आप कितनी जो है उसको लंबा रखना है, कितना मोटा रखना है। अब इसी श्लोक की नेक्स्ट लाइन है भक्षेद्यंत पवनम दंत मामसन्य बाध्यन। इसके अंदर कहते हैं हमारे जो मसूड़े होते हैं उनको बिना बाधा पहुंचाए दातुन करनी चाहिए, यानी कि इतनी ज़्यादा ज़ोर से मत करो कि हमारे जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर से जो है रक्त निकलने लगे, खून निकलने लगे, या वो थोड़े से तंग हो। ठीक है, बस उतना बचा के रखो, बाकी दातुन करो। वैसे तो आपको बता दूं इसका जो कटु तिक्त और कषाय रस होता है वो बहुत ही आपके जो मुख के लिए सुबह सुबह बहुत अच्छा हालांकि कौड़ी है ये, लेकिन बहुत अच्छा होता है। अब आपको दातुन के कुछ लाभ बता देता हूँ। आचार्य चरक ने इसके लाभ बताते हुए कहा कि अगर हम प्रतिदिन दातुन का प्रयोग करते हैं तो वह मुख की दुर्गंध को दूर करता है, जिह्वा, दांत और मुख के मल को निकालकर हमारा जो तत्काल रुचि उत्पन्न करता है, यानी कि भोजन के अंदर जो है हमें इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा बढ़ जाती है। और ये पर्सनली मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। मैं दातुन आज का नहीं कर रहा, मैं दातुन बहुत सालों से करता आ रहा हूँ, एंड ऑलरेडी मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना दातुन करने में कि मतलब वह करने के बाद जो है मेरे अंदर सच में ऐसा लगता है कि एक भूख बढ़ चुकी है, खाने का मन होता है, एंड जो कफ होता है वो निकल जाता है। कफ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुबह सुबह मुख से निकल जाती है, एंड दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग जब आप दातुन करते हो। आई नो थोड़े दिन आपको कोड़ा लगेगा, आपको कड़वा लगेगा, कसैला लगेगा, लेकिन जो मज़ा आता है ना वो ब्रश करने में, पेस्ट करने में उतना नहीं आता।
मतलब एक सेटिस्फेक्शन जो होती है ना वो मिलती है दातुन करने के बाद। तो गाइस अब जो है मैं नहा धो के थोड़ा सा रेडी तो हो ही चुका हूँ। अब खाना वगैरह खा लिया एंड इट्स बीन देख सकते हो 10 बज के ना 11:45 हो चुके हैं। मैं लाइक 10 बजे एंड तैयार था पढ़ने के लिए, लेकिन वही हमारी आदत जो रहती है यूट्यूब खोल के बैठ गए और कैसे पौना घंटा निकल गया पता ही नहीं लगा। तो भाई अब मैंने सोचा है सबसे पहले जो मैंने ये सिलेबस बनाया था ना, इस जो सिलेबस के अंदर अब मैं सोच रहा हूँ कि भैया एक तो जो शुक्र धातु हमारा रह गया था वो करना है एंड साथ ही में मैं सोच रहा हूँ कि संस्कृत उठानी है। संस्कृत के साथ साथ एक आध जो पदार्थ का थोड़ा चैप्टर जो है कंप्लीट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भैया हमारे 5 दिन के अंदर पेपर हैं टर्म 2 के। टर्म 1 का भी आपको दिखाया था, तब भी जो है हमें डेट शीट मिलने में बहुत मुश्किल थी और आज भी जो है सिर्फ 5 दिन रह चुके हैं। एज पर जो टीचर्स ने हमें कहा है ना कि 25 तारीख से हमारे पेपर हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है शायद 27 से भी हो जाए, लेकिन यू नो बस 5 से 7 दिन रह गए हैं। अभी तक डेट शीट आई नहीं है, कुछ अता पता है नहीं। पर पिछली बार की तरह इस बार भी सोच ही रहे हैं कि संस्कृत का सबसे पहला होगा, तो संस्कृत की तैयारी थोड़ी खींचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आज जो मैं पढ़ रहा था वो था शुक्र क्रिया शरीर की बुक के अंदर, तो उसमें भी एक टॉपिक पढ़ रहा था वो था शुक्र क्षय। अब शुक्र क्षय क्या होता है? इट्स अ डिक्रीज इन द स्पर्म काउंट। आप कह सकते हो जो स्पर्म काउंट होता है उसके अंदर डिक्रीज होना। तो शुक्र क्षय की आगे जो चिकित्सा पढ़ रहा था उसके अंदर जो मुझे एक रेफरेंस मिला, चरक संहिता शारीर स्थान 6 अध्याय का 10वां श्लोक और चरक संहिता सूत्र स्थान 25वें अध्याय का 40वां श्लोक। अब ये दोनों श्लोकों के अंदर ना एक चिकित्सा बताई गई, वो बहुत ही मतलब ना नेक्स्ट लेवल है। मतलब आप वो पढ़ के ना मैंने 2-4 बार यहाँ पर लिखा भी है, वाह, मतलब कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल उन्होंने जो चिकित्सा बताई है। वो कहते हैं अपने चरक संहिता में बताया कि भैया अगर आपको शुक्र क्षय हो चुका है तो उसके लिए आप ये चिकित्सा बरतिए जो कि सर्वोत्तम है, सबसे नेक्स्ट लेवल है। अगर आपको बहुत ज्यादा शुक्र क्षय हो रखा है तो आप ये चिकित्सा बरत सकते हैं। तो वो लिखते हैं शुक्र क्षय में शुक्र का सेवन सर्वोत्तम कहा गया है। शुक्र क्षय में शुक्र का सेवन सर्वोत्तम कहा गया है। इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर शुक्र का क्षय हो चुका है तो आप किसी अन्य प्राणी का, अन्य किसी जीव का जो है आप शुक्र जो है खुद सेवन कर सकते हैं। मतलब ये सोच के भाई थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा सा अचंभित हूं मैं। तो ऐसा शायद हो भी सकता है, चलो वो भी ठीक है भाई, चलो वो भी मान लिए कि शायद हो सकता है ऐसी कोई चिकित्सा होती होगी। अब उसके बाद जो, क्योंकि जैसे अगर मॉडर्न में भी देखें शायद कोई ऐसी चिकित्सा होती हो। अब जो दूसरा श्लोक है उसका जो रेफरेंस बताया उसमें कहते हैं इसमें भी घड़ियाल का शुक्र सर्वोत्तम है। अब भाई मुझे क्या पता घड़ियाल क्या है, तो मैंने किया रिसर्च, मैंने की सर्च, तो घड़ियाल जब भरा उसकी ट्रांसलेशन देखी तो भाई मेरा लिटरली दिमाग फट गया, लिटरली दिमाग फट गया भाई। उसका अर्थ था, घड़ियाल का अर्थ था एलिगेटर। आई होप आप में से कुछ लोगों को पता हो। घड़ियाल का अर्थ था एलिगेटर, एलिगेटर यानी कि क्रोकोडाइल। भाई कैन यू इमेजिन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का वीर्य, क्रोकोडाइल का शुक्र। पहली बात तो भाई कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरी बात भाई वो मार देगा, वो बंदे को मार देगा जो उसको लेने जाएगा ये चीजें। और तीसरी बात भाई ये भारत है, भारत के अंदर कौन खाएगा, कौन खाएगा ये चीजें। तो आई नो चाइना के अंदर ये माइट भी पॉसिबल हो भाई। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई चरक संहिता के अंदर ये गलत लिखा हुआ है। देखो वो 5000 साल पहले की बातें हैं। अब जो 4-5 हजार साल पहले की बातें, शायद उस समय कुछ चीजें अलग हों, कुछ मायने अलग हों। तो जैसे हो सकता है कि क्या पता है हमारे जो क्रोकोडाइल हैं, जो हमारे मगरमच्छ हैं, वो भी थोड़े साउथ से हों, हमारे गाय जैसे हों, है ना। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, बट क्या पता हो भाई, है ना। भाई उस समय सतयुग था, सतयुग तो नहीं कह सकते आप, द्वापर युग था शायद, हाँ द्वापर युग था, तो शायद ऐसा हो भी सकता है। बाकी देखो क्या पता। तो ऐसी कुछ ना अतिशयोक्ति बातें होती हैं, आपको पढ़ने को मिलेंगे आयुर्वेद के अंदर। मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि भैया आयुर्वेद बहुत ज्यादा ही फालतू बकवास मारता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर पढ़िए सब कुछ, पढ़िए सब कुछ,
तो भाई देखो, मैं हूँ अल्प बुद्धि, कोई मंद बुद्धि इंसान हूँ मैं। तो अभी 1 साल ही हुआ है आयुर्वेद पढ़ते पढ़ते। तो भाई क्या पता ये जो मंद बुद्धि है उसमें ये समझ ना आता हो। क्या पता कुछ ऐसा बाजार में अगर जाके देखूं या किसी अपने से बहुत बड़े वैद्य के पास जाकर देखूं तो क्या पता भाई उनके पास ये चीज भी हो, घड़ियाल का कोई वीर्य हो उनके पास। तो भाई ऐसा पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो बस कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे तो अभी तक तो नहीं पता है एज एन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अगर बाद में क्या पता हो भाई। रही बात, दूसरी बात ऐसा हो सकता है कि चाइना के अंदर भाई कुछ मर्जी हो सकता है। चाइना के अंदर, जापान के अंदर, ये सिर्फ भारत के अंदर है जो हम ऐसे वेजिटेरियन हैं, हम ऐसी चीजें नहीं खाते। शायद चाइना के अंदर ऐसे लोग खाते हो। सो भाई हो सकता है भाई, कुछ मर्जी हो सकता है ना। तो इसको मूर्खता ही मत समझना कि आयुर्वेद कुछ मर्जी बोल देता है, ऐसा नहीं है। हम अल्प बुद्धि हैं, ऐसा हो सकता है भाई। और ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ये चिकित्सा में सिर्फ यही बताया है, उसके अलावा भी जो है उन्होंने बहुत सारे औषधियों का नाम बताया, जैसे कि काकोली, शीर काकोली, मुदकपर्णी, माशपर्णी, मेद, शतावरी, जटामासी, उसके अलावा जो है अश्वगंधा, मुसली, शर्करा यानी कि मधु, उसके अलावा जो है शतावरी। तो ये सभी शुक्रजन्य जो औषधियां और पदार्थ हैं, इसका भी सेवन कर कर हम शुक्र क्षय की चिकित्सा कर सकते हैं। तो यार अब जो है बहुत ज्यादा अराउंड 1-1.5 घंटा हो गया एंड मेरी शुक्र जो है फाइनली कंप्लीट हो गया है। मेरी 3 धातुएं जो मैंने टर्म 2 के अंदर आएंगी वो कंप्लीट हो गई हैं। एंड अब चलो बाहर देखते हैं मौसम कैसा। वैसे तो मुझे लग रहा है बहुत ही मस्त होने वाला है। ओ भाई अभी सिर्फ दोपहर के 1 बजे एंड पूरा मतलब मी का मौसम हो रखा है, पूरी बारिश आने की पूरी संभावना तो है ही। चलो छत पर चलकर देखते हैं कैसा मौसम है। ओ भाई साहब देख रहे हो भाई, क्या ही नेक्स्ट लेवल मौसम है भाई, मजा आ गया यार। यू नो मेरा फेवरेट मौसम है ये, है ना, जब बारिश आ रही होती है, हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी, वो बेस्ट मौसम है भाई मेरा। ओ भाई, और इधर देख रहे हो हमारे बालाजी सरकार की हनुमान जी की ध्वजा लहरा रही है। सही है, सही है, मस्त है भाई, मस्त मौसम है। एंड मेरी फेवरेट प्लेस है भाई छत। यार यहाँ तो ओले पड़ने लग गए भाई, मार्च अप्रैल का महीना है और भाई ओले इतने ओले पड़ रहे हैं। ओ भाई ये देखो गार्डन में देख रहे हो, ये सारे क्रिस्टल जो हैं ये सारे के सारे ओले हैं भाई, इतने सारे ओले पड़ रहे हैं यार। मार्च का महीना है और इतने सारे ओले भाई साहब, क्या ही नेक्स्ट लेवल बारिश हो रही है आज तो मस्त मौसम है, मज़ा आ गया। तो यार अभी जो है दोपहर के 2 बजे हैं एंड बारिश इतनी है, लाइट भी चली गई है। मैं बस अपने लैपटॉप के साथ बैठा हूँ, शुक्र है इसकी चार्जिंग है। लाइट चली गई है, वाईफाई बंद है, ऊपर से पंजाब के अंदर इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भाई नेट भी बंद है, हम कोई नेट भी नहीं देख सकते। बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, बट चलो ये भी बढ़िया समय है। विंडो के पास बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ थोड़ी लाइट है। तो भाई यार अब जो है मैं पदार्थ विज्ञान पढ़ने वाला हूँ। अंदर तो लाइट ही चली गई है एंड अब मैं यहाँ बैठा हूँ, तो पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स गो। अगर आप वीडियो के इस भाग तक पहुँच गए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही प्रीशियस समय मुझे दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मैंने इस दिन को बहुत ही मस्ती से, बहुत ही मज़े से बिताया एंड आई होप आप सभी ने भी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आप एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वो कर देना। बाकी आयुर्वेद का ज्ञान कॉन्स्टेंटली प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हो। तो आप तब तक के लिए आयुर्वेद के ज्ञान का प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पता नहीं भाई किसको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, मेरा फ़ोन गिर गया, साथ ही में ये भी स्टैंड टूट गया मेरा।